नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। लखनऊ से अपडेट है, ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को धोखा दिया है, ये कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। अपना सब कुछ खोकर शिवपाल सपा के साथ गए। नेताजी की सहानुभूति से मैनपुरी का चुनाव जीता, यह भी उनका कहना है। और लोगों ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट दिया है। ओम प्रकाश राजभर ऐसे हमला पर है। यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सुभाषपा का भाजपा में विलय हो सकता है अटल जी के सहारे। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, सुभाषपा के प्रमुख हमारे साथ हैं। यह आरोप है कि सुभाषपा अटल जी के सहारे भाजपा में विलय करने जा रही है। हमको तो पता लगा है कि जो कह रहा है साथी, मुझे ये पता लगा कि शिवपाल जी के सहारे समाजवादी पार्टी का विलय भाजपा होने जा रहा है। ये मेरे यहाँ रात से ही सूचना आ रही है। शिवपाल जी के सहारे और क्या? कल नहीं, कल तक प्रमाण मैं दूंगा, ऐसा नहीं बोलता हूं। कल तक अखिलेश यादव जी कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। सदन के अंदर भी ये, विधानसभा के अंदर भी ये बात अखिलेश जी ने देखा और बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने शिवपाल जी को जो तरजीह दी, ये प्रमाण है। ऐसे नहीं राजभर बोलता है। इतनी जो रंगबाजी में आप बोल रहे हैं, वो रंगबाजी मैनपुरी और रामपुर में कहां गई? देखिए, 2014 माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े, 2.5 लाख से जीते। 2019 नेताजी चुनाव लड़े, 94,000 से जीते और बसपा गठबंधन से जीते। कौन सा काम 19 और 22 के बीच में समाजवादी पार्टी ने कर दिया? सरकार तो नहीं है, कौन सा काम कर दिया कि जीत गए? आपको छोड़ दिया। नेताजी की सिंपैथी रही, आपको छोड़ दिया, यही बड़ा ही नहीं, नेताजी की सिंपैथी रही। लोगों ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट दिया। 24 में हार गई है, देख ली है। सफाई कह रहे हैं कि लाइबिलिटी थे ओम प्रकाश राजभर, और लाइबिलिटी छोड़ दिया तो इतनी जीत हमारी बढ़ गई। वो तो काहे आवत घबराते हो? 24 के चुनाव हुए अवैध है, समझ में आ जाई, हिचकुर फेंक दी है, देख ले है ना। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी अगर दूसरे नंबर के वारिस थे तो शिवपाल जी थे। अगर उनको 17 में मुख्यमंत्री बनाना था तो शिवपाल जी को बनाना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो शिवपाल जी को बनाना चाहिए था। लेकिन अब शिवपाल जी को सब कुछ मंजूर है, तब हम क्या करें? देखिए, चाचा के कान में बैठ के, शिवपाल जी के कान में बैठ के जो आप भरते थे, जब से आपने भरना बंद कर दिया, सपा के लोग कह रहे हैं, प्रसपा के लोग कर रहे हैं कि जब से आपसे दूर हुए शिवपाल जी, तब से वो अखिलेश के करीब हो गए। सारा जहर भर देते थे। तो कहाँ अलग थे? देखिए, समाजवादी पार्टी को समझना सबके बस का नहीं है। हम उन नजदीक जाके पढ़ लिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस नाते बनाई गई कि जो नाराज लोग हैं वो चाचा के साथ इकट्ठा हो, इनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो, उसके बाद फिर हमारे साथ आ ही जाएंगे। उसका प्रमाण देख लीजिए 22 में कितना चकचक चला। अंत में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे क्यों चुनाव लड़े? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब पंजीकृत दल था तो उनको अपनी पार्टी से चुनाव चाबी पे लड़ना चाहिए। शिवपाल जी कह रहे हैं जीवन भर इसी पार्टी में रहूंगा। तो कहाँ अलग थे? जीवन भर अलग थे कहाँ समाजवादी पार्टी से? जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से दूसरे नंबर का योगदान शिवपाल जी का रहा है। तो अलग पार्टी बना लिए। और ये समाजवादी पार्टी की अब नहीं जानेंगे ना। भीतर ही लोग बैठ के जो नाराज होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, दूसरी जगह न जाएं, फिर बाद में ले आवें। तो फिर बाद में ले गए हैं, अपनी तो राजनीति ठीक कर लिए। ओम प्रकाश राजभर की बात आपने सुनी, लेकिन सपा में आने के बाद शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? आज तमाम अटकलों पर शिवपाल यादव ने खुद ही विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो आजीवन सपा में रहेंगे, चाहे पद मिले या न मिले। उन्होंने कहा कि सपा को मजबूत करना ही उनका लक्ष्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें वो कह रहे थे प्रयागराज में। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो फाइनल है। यह हमारी पार्टी है तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं, हम सभी पदों पर रह चुके हैं।
कोई पद ऐसा बचा नहीं जो मैं न रहा। पद की लालसा नहीं है। कोई लालसा नहीं पद। अच्छा, कल हम तो पहली बार निकले हैं मैत्री चुनाव के बाद, पहली बार निकले। जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज़्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए माहौल अब बनना शुरू हो गया है। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ, हाँ नेता। और फिर देखिए अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं, तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छा बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। इस तरीके का विपक्ष पर उत्पीड़न मैंने तो कभी देखा नहीं। नेताजी सबको सम्मान देते थे, विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे। मैंने कल जो देखा है, रायबरेली में भी उत्पीड़न, प्रतापगढ़ में भी विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न, और झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या। प्रयागराज में बातें कही शिवपाल यादव ने। और इसी बीच में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इरफान सोलंकी की जेल बदली जा सकती है, ये बड़ी अपडेट। पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी जेल में इरफान को शिफ्ट किया जा सकता है। महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए जा सकते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सुरक्षा के मद्देनजर बदली जा सकती है इरफान की जेल। जिला प्रशासन ने, क्षमा करें, जेल प्रशासन ने इस बाबत शासन को चिट्ठी लिखी है। सुरक्षा कारणों से इरफान सोलंकी की जेल बदली जा सकती है और पूर्वांचल की किसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है समाजवादी पार्टी के जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी को। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी आगजनी, धमकाने, रंगदारी, बलवा और मारपीट जैसे तमाम मामलों के चलते जिला कारागार कानपुर में बंद हैं। लेकिन अब जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की जो जेल है उसे बदला जा सकता है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है सुरक्षा कारणों के चलते, और तमाम मिलने जुलने वालों के चलते ऐसा कदम जेल के द्वारा उठाया जा सकता है। शासन को इस बाबत पत्र भी लिखा गया है और शासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की और भी किसी जेल में विचार किया जा रहा है जहाँ इरफान सोलंकी को शिफ्ट किया जाएगा। तमाम कई दिनों से ये मांग उठ रही थी। परिवार भी ऐसी शंका जाहिर कर रहा था कि इरफान सोलंकी की जेल को बदला जा सकता है। ऐसे में शासन को जेल कारागार कानपुर से एक पत्र लिखा गया है और शासन के निर्देशों का अब इंतजार किया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इरफान सोलंकी से जेल में मिलने के बाद एक और मामले में उन्हें आरोपी बना दिया गया है। इस मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एक बार फिर से पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि फर्जी मुकदमों में इरफान को फंसाया जा रहा है, एक और मुकदमे में आरोपी बना दिए गए। भाई जो आजम खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो लगभग 87-88 मुकदमों का है, तो अभी तो ये धीमे चल रहे हैं, ये तो बहुत स्लो हैं। जो इनाम वहाँ के अधिकारी को मिलना था, जो दूसरे कैडर से आकर के आजम खान साहब को परेशान कर रहे थे, वही इनाम तो इनको भी मिलेगा जो दूसरे कैडर से आकर के इरफान सोलंकी को परेशान कर रहे हैं। ये अपने को उनका विकल्प समझ रहे हैं। ये सारी झूठी कहानियाँ, झूठी बातें, लगातार उत्पीड़न, और ये कहना कि सरकार के इशारे पर, हमें तो लगता है सरकार के इशारे पर नहीं, किसी का कोई व्यक्तिगत एजेंडा है जिसको कि पूरा कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया हैं आज तारीख में। उनके आने के बाद उनको चिढ़ाने की नीयत से ये मुकदमा किया जाना सरासर अधिकारी की मानसिकता को दिखा रहा है, और ये मुकदमे टोटल झूठे हैं। आप बताओ उस मुकदमे में क्या तथ्य है, और उन्होंने केवल ये दिखा रहे हैं कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज़्यादा बलवान हैं, ये चिढ़ाने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी ऐसी चिढ़ से चिढ़ने के बजाय और आक्रामक होती है, और निश्चित रूप से इसके परिणाम उनको आने वाले समय में भुगतने होंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कानपुर पुलिस अब समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने पर विचार कर रही है। आगजनी और फर्जी आधार कार्ड मामले में जल्द से जल्द सजा देने की कवायद भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने कोर्ट में फास्ट ट्रैक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मुकदमों को चलाने के लिए भी एप्लीकेशन दी है। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी कानपुर अनंत प्रकाश तिवारी जी हैं। अनंत प्रकाश जी, ये बताइए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा रहे हैं?
हमने सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन रखा है कि चूँकि ये मुकदमे जो है काफ़ी गंभीर हैं और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप है, तो इस तरह के जो मुकदमे होते हैं उनको फास्ट ट्रैक न्यायालय में जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाना न्याय के हित में और लार्जर इंटरेस्ट में सोसाइटी के जरूरी होता है। तो हमने ये आवेदन किया है और हमें उम्मीद है कि इससे फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायालय चलाने के लिए सहमत हो जाएगी। इरफान सोलंकी के विषय में और भी तमाम शिकायतें आपको मिली थी, क्या आने वाले दिनों में कुछ और भी मुकदमों पर आप लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि विवेचना आप लोग लगातार उस मामले में करते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति जब कार्यवाही के जद में आता है तो बहुत से लोग जो है जो पहले अपनी सूचनाओं को नहीं दे पाते किन्हीं कारणों से, भय से अथवा किन्हीं अन्य प्रभावों से, वो उस समय आगे आकर देते हैं। तो ऐसे सभी प्रार्थना पत्र जो कि अब तक लोगों ने दिए हैं, हमने उसे लिया भी है, 2 मुकदमे दर्ज भी हुए हैं और कुछ और भी प्रार्थना पत्र हैं जो कि अभी देखे जा रहे हैं कि उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसमें कम से कम उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके जो क्रेडेंशियल है और तमाम अन्य चीज़ों को हम देख लेते हैं, जिससे कि एक जेन्युइन और एक सही कार्रवाई की जा सके। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बड़ी अपडेट इसी बीच में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। आकाश सक्सेना ने पीएम से मिलकर आशीर्वाद लिया है। संसद भवन में आकाश सक्सेना ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। रामपुर सदर से भाजपा विधायक चुने गए हैं आकाश सक्सेना। संसद भवन में आकाश सक्सेना ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। रामपुर से विधायक चुने गए। रामपुर में उन्होंने इतिहास बनाया चुनाव जीतकर, बाई इलेक्शन जीतकर। और देखिए संसद भवन में आज उनकी मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये बड़ा लम्हा उनके लिए, बड़ा क्षण, रामपुर से विजय प्राप्त करने के बाद। और पीएम मोदी से हुई मुलाकात पर बोले हैं मंत्री दानिश आजाद अंसारी। पीएम के साथ उत्तर प्रदेश के कई मसलों को लेकर कल चर्चा हुई है, उनका कहना है। रामपुर में पसमानदा सम्मेलन का लाभ मिला है। पसमानदा समाज तेजी के साथ बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। निकाय चुनाव में बड़ा पसमानदा सम्मेलन होगा, यह भी उनका कहना है। दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उत्तर प्रदेश में। कल उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और इसी के बारे में उन्होंने चर्चा की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कल पीएम से क्या कुछ बातचीत हुई आपकी, चूंकि आपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक तस्वीर भी उनको भेंट की है? देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी भेंट हुई और जिस तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अल्पसंख्यक समाज के लिए और खासतौर पर नौजवानों के विकास के लिए काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से आज हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए खासतौर पर मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए धरातल पे ईमानदारी से काम किया है। आप देखिए कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनका कहना था कि हम मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में NCERT कोर्स लागू किया। हमने मदरसों के दीनी तालीम के साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी इंट्रोड्यूस किया। मदरसों में आज बच्चा मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ता है। हमने मदरसों में NCC, NSS भी लागू किया। मदरसों में को डिजिटलाइज करने के लिए मदरसे का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए एप्लीकेशन हमने डेवलप किया। मदरसा ई-लर्निंग ऐप हमने डेवलप किया। अभी 18 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस एग्जीबिशन लगे। आने वाले दिनों में हमारे जो मदरसे हैं उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होंगी। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जो है नौजवानों के लिए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हो गई, जिसमें 5000 वैकेंसीज आई थी, 50 कंपनियां आई थी और उसमें इंटरव्यू हुआ था और 1146 बच्चों को उसमें नौकरी भी मिली थी। ये तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए जो हमारी सरकार कर रही है।
और आने वाले दिनों में हम और बेहतर से बेहतर क्या कर पाएँ, किस दिशा में अपने समाज को अच्छे से अच्छे आगे ले जा पाए, इन तमाम बिंदुओं पर माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा हुई, उनका मार्गदर्शन मिला और उन्होंने समाज के बीच में रह के अल्पसंख्यक समाज के लिए, नौजवानों के लिए और हमारे जो मुस्लिम समाज में जो पासमानदा पिछड़ा समाज है उसकी बेहतरी के लिए काम के लिए बहुत सारे हमें मार्गदर्शन किया। हम निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर काम करके समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएंगे। सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एक बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त हमारे पास है। धामी कैबिनेट में 20 फैसलों पर मुहर लग गई है। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी मिली है। कैदियों को पैरोल लिए जाने का अधिकार डीएम को दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। राजस्व परिषद की सेवा नियमावली का भी गठन किया गया है। सेवा नियमावली 2022 को भी मंजूरी मिली है। नवीन जल विद्युत नीति को भी मंजूरी दी गई है। विधानसभा सत्र के 17 अवसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है और उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर भी मुहर लग गई। केदारनाथ बद्रीनाथ की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का कायाकल्प किया जाएगा। इसको भी, इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। 20 फैसलों पर धामी कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी है और वो 20 फैसले जो हैं उनमें से जो बड़े फैसले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की का अब नाम बदलेगा। ये एक फैसला, केदारनाथ की तर्ज पर जागेश्वर और महासू देवता का कायाकल्प किया जाएगा। और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वायलिन वादकों में से पद्म भूषण डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने हाल ही में चेन्नई के संगीत समारोह में शिरकत की। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने अपने वायलिन की धुनों से ऐसा समा बांधा कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने अपने महान संगीत के साथ चेन्नई की शाम को यादगार और खुशनुमा बना दिया। संगीत राग सहाना से शुरू होकर राग सूबा बंधु वाली पर खत्म हुआ। इस मौके पर डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि यह न केवल संगीत समारोह की शुरुआत है बल्कि उनके पिता और महान वायलिन वादक प्रोफेसर वी लक्ष्मी नारायण को श्रद्धांजलि भी है। दरअसल हर साल दिसंबर में चेन्नई के संगीत समारोह में दिग्गज संगीतकार हिस्सा लेते हैं। एक बड़ी अपडेट दिल्ली से। अजय राय की बयानबाजी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है। स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर संज्ञान लिया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। 28 दिसंबर को 12 बजे पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है कांग्रेस नेता अजय राय को और इससे पहले एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उनकी बयानबाजी का संज्ञान लिया है और 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस दिया गया है। तो मुश्किल बढ़ती हुई इस मामले में अजय राय की। विधायक रह चुके हैं और इस क्षेत्र में कांग्रेस के मजबूत नेता हैं। जो बयान दिया उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर, उसके खिलाफ एक एफआईआर उनके खिलाफ पहले ही दर्ज हो चुकी थी। अब नोटिस राष्ट्रीय महिला आयोग का उन्हें। इसी अपडेट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे खबर दोपहर, इसके बाद भी खबरें जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।